Good afternoon, everyone. Today we will discussing our next topic of applied mechanics, that is comparison of mass and weight. We have already discussed this topic in previous lecture, so we will quickly go through this topic and then we'll be study about next topic. So starting from mass, mass of the body is the quantity of matter contained in it. What is matter? Matter is basically uh, matter is anything which occupies space and have mass. Okay, so anything which is occupying some space and having some mass is called matter. So what is mass? Mass of the body is the quantity of matter contained in it. यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ ना कुछ मैटर प्रेजेंट है उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मास होगा. जितनी ज्यादा क्वांटिटी मैटर की होगी उतना ज्यादा मास होगा. ठीक है. और वेट क्या होगा? वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो वेट का फॉर्मूला भी आपने सुना होगा. वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम इंटू जी. ठीक है. तो एम होता है आपका मास और जी होता है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ होगा आपने. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड. तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ फॉर्मूला. W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. वेयर यानी जहां पर आपका जो फॉर्मूला है इसमें हम जो जी की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है जी. तो अगर हमने किसी बॉडी का वेट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं? जितना मास होता है मल्टीप्लाई बाई जी से मल्टीप्लाई वैल्यू होता है. जी बेसिकली क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो 2 लिखा हुआ है ये एस के ऊपर आएगा. ठीक है जी. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो एंड ऑफ द लेक्चर होगा, जो आपके लास्ट 10 मिनट होंगे उसमें डिस्कस करेंगे. तो आप डाउट नोट कर लो, जहाँ पर जिसको जो डाउट है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है आपका इट इज कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस. जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है हर एक प्लेस पर. ठीक है. बट जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर हो आप. ठीक है. ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन किस प्लेस पर हो. अगर बात करें अगर आप यहाँ पर हो तो आपका मास अगर 42 kg है, तो अगर आप मून पे जाते हो तो आपका मास 1/6 हो जाता है. ठीक है. तो जितना भी आपका वेट यहाँ पर है अगर आप मून पे जाओगे तो वो 1/6 हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है मास. एक है स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसमें जो मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होता. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ स्केलर क्वांटिटी, मास का हमें ये पता होता है कि 4 kg है 10 kg है, इस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है ये नहीं पता होता, इसलिए मास आपकी एक स्केलर क्वांटिटी. और वेट क्या है आपका? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? वेक्टर बेसिकली क्या होती है? जहां पर आपको मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है. जैसे अगर मैं वेट की बात करूँ तो डायरेक्शन क्या होता है उसका? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड का मतलब क्या है? नीचे की तरफ. जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी आपकी नीचे लगती है. अगर आप छत से कुछ चीज नीचे फेंकते हो तो जितनी ज्यादा चीज हैवी होगी, जितना ज्यादा उसका वेट होगा वो चीज नीचे पहुंचती है, क्योंकि ड्यू टू वेट जो फोर्स है वो ज्यादा अप्लाई होगा. उसके बाद है मास क्या करता है? इट रेजिस्ट मोशन इन अ बॉडी. तो मोशन को रेजिस्ट करता है मास. कोशिश करता है कि मोशन ना हो या उसको रोकने की कोशिश करता है. तो इसका मतलब क्या होता है? उसको रोकने की कोशिश करता है. और वेट में क्या है? इट प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी. इसका एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था कि वो मोशन कैसे प्रोड्यूस करता है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं 7th लेवल पर जाकर वहां से कोई चीज नीचे फेंकता हूँ तो जिसका ज्यादा वेट होगा वो बॉडी जल्दी ज्यादा पहुंचेगी. अगर मैं 1 kg की चीज नीचे फेंकता हूँ और एक जगह 10 kg की नीचे फेंकता हूँ तो मोशन किसका ज्यादा होगा? तो 10 kg के होगा. इसे लिखा है प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी. नेक्स्ट आपका मास में है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी. और वेट में क्या लिखा है? इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी. तो जो मास है अगर उसके सबऑर्डिनेट कोई भी चीजें पड़ी होती है उसको इफेक्ट नहीं होता. बट अगर वेट के साइड में कोई ना कोई चीज बढ़ी है तो उसका फिर कोई इफेक्ट वेट के ऊपर होता ही है. इससे लिखा है कि जब कोई और बॉडी प्रेजेंस है वहां पर तो उसका ऑटोमेटिकली वेट इंक्रीज हो जाएगा.
उसके बाद है मास, इट इज मेजर्ड विद एन ऑर्डिनरी बैलेंस। जैसे आपने ऑर्डिनरी बैलेंस देखा होगा, जो वृद्धि वाले आते हैं या शक्ति वाले आते हैं, उनके पास जो बैलेंस होता है वो ऑर्डिनरी बैलेंस होता है। और वेट को मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस मैंने आपको अप्लाइड मोमेंट्स लैब में भी दिखाया था, और जब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको मैं स्प्रिंग बैलेंस दिखाऊंगा, बेसिकली वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी रीडिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है मास। मास जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम, एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। यूजुअली बच्चे इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और न्यूटन की जो वैल्यू है वो समझते हैं कि फोर्स की, ठीक है। तो वेट की वैल्यू भी क्या है, न्यूटन। अगर बच्चे से पूछा जाता है कि वेट की क्या यूनिट है तो बच्चे केजी बोल देते हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। मास की यूनिट केजी है, बट जो आपका वेट है उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। आई होप जो आपका डिफरेंस है मास एंड वेट का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक। So next is scalar and vector quantities. Scalar is the measurement of a medium strictly in magnitude. Vector is a measurement that refers to both the magnitude of the medium as well as the direction of the movement the medium has taken. तो स्केलर क्वांटिटी में आपको ये वो क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं जिसमें आपको बोथ चीज दी है। बोथ का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और डायरेक्शन। एग्जांपल के लिए इमेज देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा है स्कैनर में, द हाइकर इज वॉकिंग 3 मीटर पर आवर। यानी जो ये हाइकर है ये 3 मीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है, बट कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 मीटर पर आवर को क्या बोलेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, द हाइकर इज वॉकिंग 3 मीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी दिया है और मैग्नीट्यूड भी दिया है, बट यहाँ पर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया गया। तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो एक और डेफिनेशन कंसीडर करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर आर वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास एंड टाइम। जैसे अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, वॉल्यूम में आपको क्या बताया गया है, जैसे वॉल्यूम का आपको कोई डायरेक्शन दिया होता है, आपको वॉल्यूम होती है 15 मीटर क्यूब है या 10 मीटर क्यूब है। सिमिलरली डेंसिटी आपको दी होती है, बट कोई उसका बताया नहीं होता किस डायरेक्शन में। और ऐसे ही आपका स्पीड है, स्पीड को हमने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया होता, बस ये लिखा होता है 48 किलोमीटर पर आवर या समथिंग लाइक दैट। और एनर्जी में भी आपको बताया होता है कि 5 जूल है या 10 जूल है। मास भी आपको दिया होता है 4 केजी, 6 केजी, और टाइम में भी सिमिलरली आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है। तो ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। नेक्स्ट आपका है वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन भी दिया है और मैग्नीट्यूड भी दिया है। एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके, तो ये आपके साथ एक फ्लो चार्ट शेयर किया हुआ है। इसमें देखो लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एग्जांपल के लिए अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको बताया होता है कि 15 मीटर है या 10 मीटर है। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें भी आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई किया होता है कौन से डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन में भी आपको डायरेक्शन पता होता है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। फोर्स भी आपको बताया होता है, या तो पुश फोर्स होगी या पुल फोर्स होगी, ठीक है। और वेट में भी आपको बताया होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से W इक्वल टू mg। जो मूवमेंट होती है आपको इसमें भी स्पेसिफाई किया होता है, या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो रफली आपने कम से कम 5 से 6 एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज के और 5 से 6 एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज के याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज विद एन एग्जांपल। तो आपने इन डेफिनेशन को लिखना है और साथ में ये एग्जांपल करना है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो आप डिस्कस कर सकते हो। किसी कोई डाउट है तो आप रेज द हैंड का बटन सेलेक्ट कर सकते हो। So next topic is types of vector. So there are 6 types of vector: unit vector, equal vectors, like vectors, free vectors, sliding vectors, and bound vectors. We will study them one by one, starting from the first one, that is unit vector. Unit vector is a vector in which magnitude is 0. So I will explain you this with an example.
आई होप सभी को एरो विजिबल है। तो अगर मैं दोनों, ये एक वेक्टर है, यूजुअली वेक्टर को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, एक एरो हेड, ठीक है। तो एरो हेड के थ्रू हम एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। इसमें अगर मैं बात करूं कि जो आपका यूनिट वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर जीरो फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इक्वल वेक्टर्स, जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं इसका, तो बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें जो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने ये दो वेक्टर बना दिए यहाँ पर, दोनों का ही डायरेक्शन सेम है। जहाँ पर लिखा हुआ है पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों ही लाइन बिल्कुल पैरेलल है, डायरेक्शन भी देखो सेम है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इनका, वो भी सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 50 न्यूटन, और जो नेक्स्ट मैग्नीट्यूड आपका वेक्टर का है वो भी कितना होगा, 50 न्यूटन, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, आपके इक्वल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, और इनका सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम। इक्वल वेक्टर्स को आप ऐसे समझ सकते हो, आप अपनी बुक से डेफिनेशन जो है वो भी लिख सकते हो, या फिर इसको भी लिख सकते हो, द वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इज लाइक वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड। यानी बिल्कुल सेम एग्जांपल यही होगा, बट आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमने दो वेक्टर बना लिए, देखो यहाँ पे लिखा है पैरेलल वेक्टर, ठीक है, हमने पैरेलल वेक्टर्स बना लिए। नेक्स्ट क्या लिखा होगा है, सेम डायरेक्शन, तो ठीक है, हमने डायरेक्शन बिल्कुल सेम रखा होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, अनइक्वल होगा। मैं यहाँ पे अनइक्वल मैग्नीट्यूड बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और नेक्स्ट जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कि आपने डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखना है, तो मैं कितना रख सकता हूँ यहाँ पर, 40 न्यूटन, ठीक है जी। यहाँ पे सबको क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। जो लाइक वेक्टर कौन से हैं, जो वेक्टर्स पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर पैरेलल वेक्टर्स बनाए हैं, डायरेक्शन भी सेम बनाया है, और मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल। तो यहाँ पर 10 न्यूटन है, यहाँ पर 40। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो आपको वैल्यू दी होती है, ठीक है। तो आई होप पहले तीन वेक्टर सभी क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका फ्री वेक्टर, हैविंग डेफिनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट नो स्पेसिफिक लोकेशन। यानी आपको डेफिनेट मैग्नीट्यूड दिया होगा और डायरेक्शन भी बताया होगा, बट कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताई कि ये मैग्नीट्यूड यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि अगर मैं कोई बॉक्स बनाऊँ, सपोज मैंने ये बॉक्स बना लिया, इस पे मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है जी। अब डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा, बट कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि मैं जो वेक्टर है वो कहीं पर भी बना सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि एक पॉइंट ये है, मैंने यहाँ पर वेक्टर बना दिया, मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, और यहाँ से एक इस डायरेक्शन में मैंने वेक्टर बनाया, ठीक है। तो डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन, बट मुझे कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताई। इसका मतलब क्या है, मैं इस पॉइंट से भी बना सकता हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंट से भी बना सकता हूँ, तो किसी भी पॉइंट से बना सकता हूँ उसी डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, सेम।
थ्रू आउट जहां पर मैं बनाऊंगा, सपोज अगर मैंने मैग्नीट्यूड दे लिया 5 न्यूटन, तो वैल्यू वही की वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर बना दिया तो भी वैल्यू क्या होगी, सेम। नेक्स्ट यहाँ पर भी अगर मैंने बना दिया तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, यानी मैं उस मैग्नीट्यूड को कहीं पर भी बना सकता हूँ, डायरेक्शन सेम रहेगी, लोकेशन कहीं भी हो सकती है। चाहे मैं आगे कहीं पे बना दूँ, वो डिपेंड करता है कि बस डायरेक्शन सेम रहे। ठीक है, उसी डायरेक्शन में मैं कहीं पर भी बना सकता हूँ। ठीक है जी, ये प्री वेक्टर है, इसके नाम से तो लग रहा है कि लोकेशन कोई फिक्स नहीं की, जहां मर्जी बना सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, दैट इज स्लाइडिंग वेक्टर which can be moved along the direction of vector। यानी अगर मैं बोलूँ आपको कि मैंने एक रफली कोई बॉक्स बना दिया, ठीक है, along the direction of vector, मैं कहीं भी उसको लेके जा सकता हूँ। अगर मैंने एग्जांपल के लिए आपको बोल दिया कि मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी ताकि मैं इसके ऊपर ही बना सकूँ। ठीक है, तो मैं इस पर एग्जांपल के लिए आपको वेक्टर बना के दिखाता हूँ। मैंने ये वेक्टर बना दिया, ठीक है, विजिबल है सभी को, ये मैंने वेक्टर बना दिया। ठीक है, अब इसी लाइन में मैं इसको स्लाइड करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगा। अब आपकी मर्जी, आप डायरेक्शन इस तरफ भी कर सकते हो। अगर मैंने ये वेक्टर बना दिया एक, ठीक है, अब मैंने डायरेक्शन को ऐसा कर दिया वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में मैं उसको कहीं पर भी स्लाइड करके लेके जा सकता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ अगर कि मैं वेक्टर यहाँ तक ही बना के रखूँ तो यहाँ तक मैं रख सकता हूँ। अगर मैं इसको स्लाइड करके आगे लेके जाता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ। अगर इसको स्लाइड करके और आगे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर बना सकता हूँ। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब ये डायरेक्शन तो सेम ही है, मैं इसको साइड करके थोड़ा और आगे ले गया, यहाँ पे डायरेक्शन एक ही रहेगा, चाहे आप ये डायरेक्शन फॉलो कर लो या अपर डायरेक्शन जो आपको इस डायरेक्शन में है, चाहे वो फॉलो, डायरेक्शन वही रहेगा। इसको मैं उसी डायरेक्शन में कहीं पर भी मूव करके लेके जा सकता हूँ, तो मेरी चॉइस रहेगी डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग वेक्टर को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, उसी डायरेक्शन में कहीं पर। नेक्स्ट आपका है बाउंड वेक्टर, विच हैव अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बाउंड से आपको पता चल रहा है नाम से ही कि उस वेक्टर को बाउंड कर दिया। ठीक है, अब सपोज मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, तो मैंने बाउंड कर दिया कि इसी ए पॉइंट से ही वो वेक्टर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट से ही मैंने इस वेक्टर को बनाया। ठीक है, अब मैं इसको किसी और डायरेक्शन में लेके आ सकता हूँ, मैं लेके जा सकता हूँ, बट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो एक पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। So in today's chapter, we have discussed about comparison of mass and weight. This question comes in section B in 5 marks. So you can remember all the points and writing your question paper according to the number of marks. Okay. Next आपका है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में आपने स्टडी किया कि स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया होता है और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और क्या दिया होता है, डायरेक्शन दिया होता है। तो आपने चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें आपको दी है। तो हमने डिस्कस किए स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स, जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास एंड टाइम। तो बेसिकली आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड दिया होता है और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिए होते हैं। रफली आपको 5 एग्जांपल्स याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट आपका था टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें हमने 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टडी की। सबसे पहले मैंने स्टडी किया यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। फिर हमने स्टडी की इक्वल वेक्टर, जिसमें आपकी वेक्टर्स पैरेलल होती हैं, सेम डायरेक्शन में होती हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया लाइक वेक्टर्स, जिसमें हमने स्टडी किया पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, डायरेक्शन सेम होता है, बट जो मैग्नीट्यूड होता है अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक का मैग्नीट्यूड 10 है, दूसरे का 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है,
बस वो अनइक्वल होंगे, सेम नहीं। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्री वेक्टर, जिसमें हमने स्टडी किया कि जो डेफिनेट लाइन का आपको दिया होता है, डायरेक्शन भी दिया होता है, बट लोकेशन स्पेसिफाइड नहीं की होती कि कहाँ पर वो अप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्लाइडिंग वेक्टर। उसमें हमने क्या किया कि एक ही डायरेक्शन में हम उस वेक्टर को स्लाइड करके कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और लास्ट वन है आपका बाउंड वेक्टर। हमने बाउंड कर दिया वेक्टर को कि एक ही पॉइंट से वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की फिक्स कर दी, वहां से आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपका पॉइंट को फिक्स है, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप ऑफ फैक्टर क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ रेफरेंस लिंक्स हैं जो आप क्लिक करके इसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो thank you all of you. Today we have completed our first chapter. So in next class we will start our second chapter. If you have any doubts, you can comment in the link, okay, or you can see this video on YouTube also.